हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए और हाँ, पढ़ाई भी करते रहिए। प्यारे बच्चों, हम आपके लिए अपने इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर बीकॉम थर्ड ईयर का सबसे इम्पोर्टेंट या यूँ कह लीजिए कॉमर्स पढ़ते हैं ना, तो कॉमर्स की आपकी पढ़ाई का जो अंतिम उद्देश्य है सीए बनना। कॉमर्स की सबसे टॉप की डिग्री है सीए। तो सीए के जो काम होंगे उन्हें अंकेक्षण कहा जाता है, ऑडिटिंग कहा जाता है। आपको वही पूरी बुक मतलब सीए बनने के पहले आप उसके बारे में सब कुछ जानिएगा। कहाँ? ऑडिटिंग में। हम आपके लिए वो किताब लेके आ रहे हैं जो बनना आपका मकसद है। मतलब अगर आप सीए प्रिपरेशन में हो तो आपको ऑडिटिंग आनी चाहिए। ठीक? सीए होता कौन है, करता क्या है, कैसे सीए बनता है, वो क्या क्या काम करेगा, इन सारी बातों को हम आपको इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर बताने वाले हैं। तो ये सारी बातें जानने के लिए सबसे पहले अगर आप नए जुड़े हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिल सकें। और हाँ, शेयर करिए। आप इन्हें अपने हर एक दोस्तों तक भेजिए, उन्हें बताइए कि वो भी दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस से जुड़ें और अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार बनाएं। हम अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पोर्टल पर सारे न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की पूरी सीरीज़ लेके आ रहे हैं। उनको पाने के लिए आप हमसे पेड क्लास लीजिए। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9984358237 पर हमें व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक बच्चों, तो आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं ऑडिटिंग, अंकेक्षण। हमने अपने पिछले वीडियो में ऑडिटिंग के बारे में कुछ आपको समझाया भी है। जैसे अंकेक्षक किसे कहते हैं, अंकेक्षण किसे कहते हैं, ये सारी बातें हम आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। 2 मिनट का एक फ्लैशबैक रिमाइंडर, क्योंकि कुछ लोग नए जुड़े हैं हमसे, उन्हें भी थोड़ा पता हो जाए। प्यारे बच्चों, हमने ये बताया था लेखा पुस्तकों की जांच करने वाले व्यक्ति को अंकेक्षक कहते हैं। ध्यान देना, लेखा पुस्तकों की जांच करने वाले व्यक्ति को अंकेक्षक कहते हैं और अंकेक्षक के द्वारा किए गए कार्य को अंकेक्षण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, किसी जगह कार्य कर रहा है, वहाँ अकाउंटिंग का काम करता है, मतलब हिसाब किताब रखता है। तो जब वो हिसाब किताब रखेगा तो एक निश्चित समय की समाप्ति के बाद एक व्यक्ति अधिकृत होगा जो उन लेखा पुस्तकों की जांच करेगा। वही अधिकृत व्यक्ति अंकेक्षक कहलाता है और अंकेक्षक के द्वारा जो काम किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, अंकेक्षण कहते हैं। ठीक है, लेकिन कौन व्यक्ति अंकेक्षक हो सकता है? तो इसका भी मैंने जवाब दिया था कि कोई भी व्यक्ति जिसको अकाउंटिंग की समझ हो, अकाउंट्स आती हो, वो अंकेक्षक हो सकता है। ठीक, वो ऑडिटिंग कर सकता है लेकिन रिपोर्ट नहीं दे सकता। तो रिपोर्ट कौन व्यक्ति दे सकता है? जिसे अंकेक्षक प्रतिवेदन कहते हैं, अंकेक्षण प्रतिवेदन। तो रिपोर्ट तो केवल वही व्यक्ति दे सकता है जिसके पास सीए की डिग्री हो। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की अगर आपके पास डिग्री है, वो ICAI के थ्रू इश्यूड हुई हो या किसी अदर वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ से हुई हो, तो आप उसे ही सीए कहिएगा। ठीक, तो कौन व्यक्ति? ध्यान देना, इसका जवाब क्या मिला कि कोई भी व्यक्ति जो लेखा पुस्तकों की जांच करता है उसे अंकेक्षक कहते हैं। ठीक, लेखा पुस्तकों की जांच करने वाले व्यक्ति को अंकेक्षक कहेंगे, अंकेक्षक के द्वारा किए गए कार्य को अंकेक्षण कहेंगे। और अंकेक्षण का कार्य तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है लेकिन रिपोर्ट वही दे सकता है जिसके पास सीए की डिग्री हो।
ठीक है, ये हमने जान लिया। लेकिन मुद्दा ये बना, ये सब हम आपको बता चुके हैं। ऑडिटिंग शब्द आया कहाँ से था? तो अंकेक्षण का इंग्लिश शब्द है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग शब्द अडायर शब्द से आया हुआ है। अडायर, अडायर का शाब्दिक अभिप्राय होता है सुनना। पहले जब राजा महाराजा या राज प्रणाली होती थी, जमींदारी प्रथा थी, तो कोई एक व्यक्ति, जैसे राज दरबार में जहाँ लेखा होते थे, तो कोई एक व्यक्ति पढ़ के सुनाता था। मतलब जिसने लेखा किया तो उससे कहा जाता था पढ़ो, तुमने लिखा क्या है, और एक व्यक्ति उसकी जांच करने के लिए होता था। तो वो पढ़ के सुनाते थे और उसी आधार पर जांच की जाती थी। तो सुनकर, तो वहीं से आया है, अडायर शब्द से आया है ऑडिटिंग, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सुनना। ये सब आप जानते हो, ये मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आज की हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होगी ये क्वेश्चन। बीकॉम थर्ड ईयर के लिए चाहे जिस यूनिवर्सिटी में आप हों, स्पेशली आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, पूर्वांचल वीर बहादुर, मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उस यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन, ऑडिटिंग की किताब का ये क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में आएगा। ये आप मुझसे लिख के ले लो कि अगर आपको ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा तो आज आपके लिए वो सुनहरा अवसर है कि आप एक एग्ज़ाम के लिए अपने क्वेश्चन तैयार कर रहे हो जो निश्चित ही एग्ज़ाम में आपके मिल रहा है। लेखा कर्म प्रारंभ होता है जहाँ पुस्तपालन समाप्त होता है। ये 2 स्टेप में क्वेश्चन जोड़ा गया है। कहा गया है लेखा कर्म प्रारंभ होता है जहाँ पुस्तपालन समाप्त होता है, और फिर कहा गया है अंकेक्षण प्रारंभ होता है जहाँ लेखा कर्म समाप्त होता है। तो ये 2 अलग अलग स्टेप हैं। एक इतना कि लेखा कर्म प्रारंभ होता है जहाँ पुस्तपालन समाप्त होता है। एन अकाउंटिंग बिगिंस where bookkeeping ends and auditing begins where accounting ends। चलिए मान लिया, तो लेखा कर्म प्रारंभ होता है जहाँ पुस्तपालन समाप्त होता है, अंकेक्षण प्रारंभ होता है जहाँ लेखा कर्म समाप्त होता है। इसके लिए आपको अकाउंटिंग साइकिल आनी चाहिए बच्चों। अकाउंटिंग साइकिल में क्या होता है? एक बिजनेसमैन होता है, आप जानते हैं इसको। ये वही व्यक्ति है जो बिजनेस बनाता है, ठीक है। बिजनेस बना के ये बिजनेस की स्थापना करता और हट लेता है। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों का अलग अस्तित्व होता है। इसके द्वारा किए गए काम के लिए बिजनेस जिम्मेदार नहीं होगा और बिजनेस के द्वारा किए गए कार्य के लिए ये जिम्मेदार नहीं होगा। अब अगर बिजनेस बना है तो बिजनेस में ट्रांजैक्शन होगा, जरूर होगा। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, वही लेन देन सौदा या व्यवहार। अगर ट्रांजैक्शन नहीं होता बच्चों तो बिजनेस का अस्तित्व ही समाप्त है। भाई आप खरीदिएगा नहीं, बेचिएगा नहीं तो बिजनेस कैसे चलेगा? तो ट्रांजैक्शन होगा, ज़रूर होगा। तो मुद्दा ये है कि व्यवसायी और व्यवसाय दोनों अलग हो गए। व्यवसायी के द्वारा किए गए कार्य के लिए व्यवसाय और व्यवसाय के द्वारा किए गए कार्य के लिए व्यवसायी जिम्मेदार नहीं होगा। आप पढ़ते हो ना, सेपरेट एंटिटी होती है, दोनों का पृथक अस्तित्व होता है। पृथक अस्तित्व की अवधारणा पढ़े हो। फिर व्यवसायी के बाद आप आ गए, व्यवसाय में लेन देन होगा, ये अब अलग हो गए, इसीलिए इनको देखो इस अकाउंटिंग साइकिल में स्थान नहीं मिलेगा। व्यवसाय है, यही शुरुआत होती है। व्यवसाय में लेन देन होगा, ज़रूर होगा। ये लेन देन कम भी हो सकते हैं, लेन देन ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर लेन देन कम होते हैं तो हम उन्हें याद रख सकते हैं, लेकिन वर्ष पर्यंत की बात है तो हम कितना याद रख पाएंगे? तो उनको हम लिखेंगे। जैसे ही लेन देनों को लिखा गया तुरंत उसे कहा जाता है बुक कीपिंग, पुस्तपालन कहा जाता है, ठीक है ना। बुक कीपिंग, बुक कीपिंग किसे कहा जाएगा? तो अब यहीं पे स्लैक की परिभाषा है। क्या परिभाषा में कहा गया है? आर्थिक लेन देनों को, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, मतलब वो लेन देन जो रुपए पैसे को प्रभावित करते हो। तो आर्थिक लेन देनों को व्यापारिक बहियों में लिखना, बिजनेस रजिस्टर, ठीक है ना। आर्थिक लेन देनों को व्यापारिक बहियों में लिखना ही पुस्तपालन कहलाता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है बच्चे, अभी डिटेल बताता हूँ। तो जब पहले बिजनेस है,
बिजनेस में लेन देन होगा, उस लेन देन को सबसे पहले हम लिखेंगे। तो जैसे ही लेन देन को लिखेंगे वो क्या बन जाएगा, पुस्तपालन। पुस्तपालन से, बुक कीपिंग से डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग हम क्या बनाते हैं, जर्नल। ध्यान देना, मेन कॉन्सेप्ट तो है जर्नल, लेकिन जर्नल बनाने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है, डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली, जो कि हमें अभी यहाँ नहीं जानना। हम चूँकि अकाउंटिंग पढ़ने नहीं आए हैं, हम ऑडिटिंग पढ़ना चाहते हैं। डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग हम क्या बनाते हैं, जर्नल। ठीक है ना। तो डबल एंट्री सिस्टम को इसमें स्थान नहीं दिया है, वो तो अलग से है, जर्नल बनाते हैं। उसी जर्नल के बन जाने के बाद हम लेजर बनाते हैं। लेजर जब बन जाएगा तो खाता हम बंद करेंगे, खाता बंद करके हम उसका बैलेंस निकालेंगे और उसी बैलेंस से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसी ट्रायल बैलेंस से हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं और उसी से आगे चलकर हम बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है। तो जो व्यवसायी है उसकी दृष्टि यहाँ होगी कि वर्ष पर्यंत हमें कितना लाभ हुआ ये बताए, और हमारी आर्थिक स्थिति क्या है वो क्या बताएगी, बैलेंस शीट। तो बिना इन चीज़ों के ये बन नहीं पाना संभव नहीं है, और इसी को दो टुकड़ों में बांट दिया गया है। ये इतना पोर्शन, ये इतना इस तरफ बुक कीपिंग में आता है। ठीक है, ये इतना पोर्शन बुक कीपिंग में आता है और इधर का हिस्सा ये 3 अकाउंटिंग में आता है। अगर इन सब को एक साथ हम दिखाएं तो अकाउंटेंसी बोलते हैं। अब इस क्वेश्चन की शुरुआत होगी। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन की शुरुआत होगी। अब यहीं पे आपको जवाब मिलेगा एक तरफ से। पहले आप ये पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा, तब ये प्रश्न समझाने में आनंद आएगा हमें। ठीक है, थोड़ी लंबी क्लास हो सकती है बच्चों, क्योंकि आपके लिए ये 15 नंबर सुनिश्चित करने का मौका है और पूरे 4 पेज लिखना होगा। जब तक ये कॉन्सेप्ट आपका मजबूत नहीं होगा आप नहीं लिख पाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं कि सबसे पहले व्यवसाय है। माना व्यवसाय की एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापना हुई। जब व्यवसाय की स्थापना हुई, व्यवसायी व्यवसाय से अलग, व्यवसायी के द्वारा किए गए कार्य के लिए व्यवसाय और व्यवसाय के द्वारा किए गए कार्य के लिए व्यवसायी जिम्मेदार नहीं होगा, दोनों का पृथक अस्तित्व होता है। मान लिया। अब व्यवसाय में सबसे पहले लेन देन होगा। लेन देन कम होगा कि ज़्यादा होगा? लेन देन कम भी हो सकता है और लेन देन ज़्यादा भी हो सकता है। अगर लेन देन कम होता है, सपोज करिए आप 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में आपको याद रह सकता है, लेकिन साल भर का है तो भूल सकता है। तो सबसे पहले उन लेन देनों को हम लिख लेते हैं। लिखेंगे क्यों भाई? जैसे ही हमने उसको रिकॉर्ड किया, एक प्रारंभिक मान के चले जैसे डेली बुक जैसा, कि हमने क्या काम किया, उसको बस लिख लिया कि इस व्यक्ति से इतना मिला, इस व्यक्ति को इतना देना है, बस लिख दिया। बस उससे हमने इसलिए लिख लिया फॉर रिमाइंडर कह लो। अभी उससे हमारे अकाउंटिंग उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी, हमें उससे बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि लाभ हुआ या हानि हुई। बस हमने लिख लिया है आगे चलकर, ताकि इसको हम अकाउंट्स में दिखा सकें। ठीक। तो जैसे ही लेन देन को हमने लिखा, ये लेन देन थे, मैंने पहले ही बताया ट्रांजैक्शन। अच्छा, लेन देन अगर ना हो तो बिजनेस का अस्तित्व ही खत्म है। भाई व्यवसाय किया है, क्यों किया है? सामान खरीदिएगा या बेचिएगा, खरीदिएगा या बेचिएगा, वही तो लेन देन कहलाता है, सौदा या व्यवहार कहलाते हैं, ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। और जैसे ही वो ट्रांजैक्शन को लिखा गया, वही तुरंत क्या कहलाएगा? बुक कीपिंग। शब्द पे आओ बच्चों, 2 नंबर का भी क्वेश्चन है, पुस्तपालन किसे कहते हैं। तो बुक कीपिंग का बुक मतलब होता है किताब और कीप माने होता है रखना। तो अब आप ये सोचिए कि किताब रखना मतलब किताब को अलमारी में रखना? नहीं, किताब को रखना मतलब ये कह लीजिए पुस्तकों को रखना, मतलब व्यवसाय से संबंधित जो लेन देन होते हैं उनकी पुस्तकें रखी जाएंगी, मतलब लेन देन से संबंधित पुस्तकों को रखना, तब उसे कहते हैं बुक कीपिंग। बात समझ में आई कि जो लेन देन हुए हैं उनकी बुक मेंटेन होगी। पूरी बात समझिएगा। मैंने कहा बुक कीपिंग, किताब रखना नहीं, पुस्तक रखना। तो कैसे? पुस्तक नहीं, पुस्तकों को रखना। तो लेन देन से संबंधित जो लेन देन, जितने व्यवसाय संबंधित लेन देन हुए हैं, उन लेन देनों की पुस्तक रखी जाएगी, तब उसी को क्या कहते हैं? बुक कीपिंग कहते हैं।
लेकिन ये बुक कीपिंग ही प्रारंभिक लेखा होता है। मतलब जो जर्नल एंट्री करने के लिए हमारे सामने क्वेश्चन आता है वही बुक कीपिंग होता है कि राम से उधार लिया, श्याम को वेतन दिया, ठीक है, इतने का माल क्रय किया, ये सारी बातें जो आपने लिखा वही बुक कीपिंग कहलाता है। श्लैक ने एक परिभाषा दी, क्या? आर्थिक लेन देनों को, मतलब वो लेन देन जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को इफेक्ट डालते हैं। आर्थिक लेन देनों को व्यापारिक बहियों में लिखना ही पुस्तपालन कहलाता है, ठीक है। आर्थिक लेन देनों को व्यापारिक बहियों में लिखना ही पुस्तपालन कहलाता है। लेकिन अब सबसे मेन बात बच्चों, ये बनाया क्यों जा रहा है? लाभ और हानि जानने के लिए, बैलेंस शीट पता लगाने के लिए कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, पुस्तपालन कर लिया। पुस्तपालन से हम दोहरा लेखा प्रणाली जो ल्यूकस पेशियोली द्वारा दी गई है, दोहरा लेखा प्रणाली के नियमों के अनुसार जर्नल बनाते हैं, ठीक है। तो वह यहाँ वही गोल्डन रूल आ जाते हैं, कौन से? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। मतलब वो खातों के नियम, और उसी के आधार पर हम क्या बना देते हैं? जर्नल। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, चूँकि ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, अकाउंट्स का है, हमें ऑडिटिंग जानना है, ठीक है। उसके पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आइएगा, आपको वहाँ भी पेड क्लास मिल जाएगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, व्यवसाय हुआ, व्यवसाय में लेन देन हुआ, उस लेन देन को जैसे ही आप व्यापारिक बहियों में लिखोगे, ठीक है, जैसे ही व्यापारिक बहियों में लिखा, बुक कीपिंग कहलाया। और पुस्तपालन से दोहरा लेखा प्रणाली के नियमों के आधार पर हम क्या बना देते हैं? जर्नल। जर्नल क्या होता है बच्चों? जर्नल भी बुक कीपिंग के अंतर्गत आएगा, अभी बुक कीपिंग समाप्त नहीं हुई है। तो जर्नल होता क्या है? रोज नामचा, व्यवसाय में जो प्रतिदिन के लेन देन हैं उनका लेखांकन के नियमों के आधार पर उनकी जर्नल प्रविष्टि होती है, ताकि आगे चल के प्रॉफिट लॉस बनाया जा सके, ठीक है। तो दोहरा लेखा प्रणाली के नियमों के आधार पर जब प्रतिदिन के लेखों की हम प्रविष्टियां बनाएंगे, वही क्या कहलाता है? जर्नल। रोज नामचा, प्रतिदिन अंकित करना, जो डेली बेस पर बनाया जाता है। लेकिन जर्नल से भी हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। जर्नल बन तो गया, जर्नल से आगे चल के अब हमें क्या बनाना होगा? लेजर। क्यों? जर्नल से ही उद्देश्य की पूर्ति क्यों नहीं? क्योंकि जर्नल जो होता है वो सबका एक साथ बनाया जाता है, और लेजर जो होगा वो हर एक खाते का अलग अलग बनाया जाएगा। परचेज का अलग, सेल का अलग, कैश का अलग, बैंक का अलग, रमेश, सुरेश, मोहन, सीता, गीता, सबका अलग अलग हम बनाएंगे, ठीक है। तो सबको जब अलग अलग बनाते हैं तो इसीलिए इसको प्रधान बही कहा जाता है या खाता बही कहा जाता है। तो हर एक का अलग अलग हिसाब किताब होगा, तो इससे ये पता लगेगा किसी एक व्यक्ति से हमें कितना मिलना है या उसको कितना देना है, लेजर। और जब ये खाता बही बन जाएगा ना, इस खाता बही को हम बंद करेंगे। दोनों तरफ बैलेंस, दोनों तरफ जोड़ लगाते हैं। जोड़ लगाने के बाद जिस भी तरफ कम हो उस तरफ बैलेंस निकालते हैं। जहाँ बैलेंस निकल जाएगा वहीं पुस्तपालन समाप्त होगा। ध्यान देना बच्चों। तो आप अभी तक पढ़ रहे थे लेखा कर्म प्रारंभ होता है जहाँ पुस्तपालन समाप्त होता है। तो आप इसका जवाब कैसे दीजिएगा? ये तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा था। आप जवाब कैसे दीजिएगा? लिखिएगा लेखा कर्म प्रारंभ होता है जहाँ पुस्तपालन समाप्त होता है। तो तुरंत आप बताइएगा पुस्तपालन कहते किसे हैं? बुक कीपिंग। तो मैंने आपको जवाब दिया, बुक कीपिंग है क्या? पुस्तकों को रखना, मतलब व्यवसाय से संबंधित जो लेन देन होते हैं उन लेन देनों की पुस्तक रखना होता है, ठीक है, ताकि भविष्य में आगे चलकर हमें कहीं कोई दिक्कत ना हो। जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उनका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद होगा और उन रिकॉर्ड के आधार पर हम उनका एक लेखा तैयार करेंगे। और जैसे ही उन लेन देनों को व्यापारिक बहियों में लिखते हैं वो पुस्तपालन कहलाता है, और उसी पुस्तपालन के आधार पर हम जर्नल तैयार करेंगे। और जर्नल से फिर हमें लेजर बनाना होगा, सबका अलग अलग हिसाब किताब मिलेगा और लेजर बना के खातों का हम शेष निकालेंगे। तो आप ये सब हेडिंग बनाइएगा,
ठीक, पहले पुस्तपालन हेडिंग बनाइएगा, फिर बताइएगा पुस्तपालन से जर्नल बनेगा, फिर बताइएगा जर्नल की सहायता से लेज़र बनेगा, और लेज़र के बन जाने के बाद लेज़र का खातों का शेष निकाला जाएगा, और जब खातों का हम खाते बंद करके तब शेष निकालेंगे। जब शेष निकाल चुके होंगे तब पुस्तपालन समाप्त होता है। अब अकाउंटिंग की ओर हम चलेंगे। तो कहा गया ना, जहाँ पुस्तपालन समाप्त होगा वहाँ क्या शुरू होगा, अकाउंटिंग शुरू होगी। तो व्यवसाय के जो ये लेज़र बने, उसी लेज़र के जो बैलेंस निकल के आए, उसी बैलेंस से हम लेखों की सत्यता या शुद्धता परखते हैं कि जो हमने ये पीछे ट्रांजैक्शन किए, अकाउंट्स के लिए मेंटेन किया, क्या ये सही है। तो जब इनकी हम शुद्धता परखेंगे तो उसके लिए हमें बताना होगा ट्रायल बैलेंस। क्यों? इसका मतलब ये होता है कि हम डबल श्योर होना चाहते हैं कि हमसे कहीं कोई गलती तो नहीं हुई। उसकी जांच करने के लिए हमें क्या बनाना होता है, ट्रायल बैलेंस। और जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस बना के हमें ये पता लग जाएगा कि हाँ, अब तक पीछे हमने जितना काम किया वो सही है या गलत। कैसे? ट्रायल बैलेंस के दोनों पक्षों का जोड़ बराबर होता है, मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर होता है। तो जब हमारे ट्रायल बैलेंस का जोड़ मिल जाता है तो हम ये मानते हैं हमसे कहीं कोई त्रुटि नहीं हुई है। तो ये लेखों की सत्यता या शुद्धता को परखता है कि पीछे जो कुछ हुआ वो सही है या गलत। कारण यह है कि अगर हमने यहाँ से प्रॉफिट लॉस सीधे बना दिया और पीछे कुछ गलती थी तो गलती तो सीधे यहाँ पहुँच जाएगी, फिर हमारे पास उसको रोकने का या सुधारने का कोई मौका नहीं होगा। तो वो गलती ना हो इसलिए उसके पहले ही हम क्या बना के परख लेना चाहते हैं, ट्रायल बैलेंस। लेकिन ये लेखांकन के अंतर्गत आता है। ट्रायल बैलेंस से फिर हम प्रॉफिट लॉस बनाते हैं। इसके बन जाने के बाद बनता दोनों इसी के शेष से है। पहले शेष से हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, लेजर के शेष से हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, और ट्रायल बैलेंस के बन जाने के बाद हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। तो जब लाभ हानि खाता बन जाएगा तो इससे बताया गया परिणाम ही व्यवसाय के लिए सत्य माना जाएगा। तो बिना लेखांकन किए व्यवसाय में होने वाले लाभ या हानि का पता नहीं लगा सकते। तो जो व्यवसायी यहाँ बैठा है उसका मकसद ही है लाभ और हानि का पता लगाना कि व्यवसाय में कितना लाभ हो रहा है या कितनी हानि हो रही है। इन बातों को जानने के लिए ही वो इतना कार्य करेगा। फिर वो बैलेंस शीट बनाएगा जिससे व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का पता लगेगा। मतलब इसमें ये पता लगेगा कि व्यवसाय में कितनी संपत्ति हैं और कितने दायित्व हैं। ठीक है, और दोनों ये बराबर होने चाहिए। अगर कहीं ऐसा हो गया कि संपत्तियां ज़्यादा हो गई, दायित्व कम हो गया तो गलत है। और अगर दायित्व कम हो गए, संपत्तियां ज़्यादा हो गई, दिवालिया की ओर अग्रसर है। मतलब व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए क्या बनाया जाता है, बैलेंस शीट। तो ये इतनी चीज़ें तो आप जानते हो। लेकिन मान लीजिए आपने एक व्यवसाय किया है, अब अंकेक्षक कहाँ से आ जाएंगे इसमें। तो आप यहाँ दो चीज़ें बता चुके। क्या? पुस्तपालन में आप क्या बता चुके, पुस्तकों को रखना, मतलब व्यवसाय या आर्थिक लेन देनों को जब व्यापारिक बहियों में लिखा जाता है वही क्या कहलाता है, पुस्तपालन कहलाता है। लेकिन पुस्तपालन समाप्त कहाँ होता है, जब लेज़र बन जाता है। और लेज़र बन जाने के बाद जब हम खाता बंद करके खाते का शेष निकाल चुके होते हैं तब, और उन्हीं अब फिर यहाँ से लेखांकन शुरू करते हैं। लेखांकन क्यों बनाया जाता है? व्यवसाय से संबंधित परिणाम जानने के लिए। व्यवसाय से संबंधित परिणाम जानने के लिए कि लाभ हुआ कि हानि हुई और व्यवसाय की आर्थिक स्थिति क्या है, इस बात का पता लगाने के लिए हम लेखांकन करते हैं। और जब हम अकाउंटिंग वर्क करते हैं तो अकाउंटिंग वर्क में हमें ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो आप इनके बारे में लिख दीजिएगा, ट्रायल बैलेंस हेडिंग डाल के, प्रॉफिट लॉस डाल के और बैलेंस शीट डाल के। मैंने बताया आपको। लेकिन अभी आप इस पे आइएगा तो लिखेंगे कैसे। एक हेडिंग आपकी बन गई पुस्तपालन, उस हेडिंग के अंतर्गत ये सब बन गए। ठीक है, फिर आपकी एक हेडिंग बन गई लेखांकन, उस हेडिंग के अंतर्गत ये सब बन गए। फिर आप बताइएगा बिना पुस्तपालन हुए, मतलब बिना ट्रांजैक्शन, बिना बुक कीपिंग, बिना जर्नल, बिना लेजर के ट्रायल बैलेंस नहीं बन सकता। तो हम ये कहेंगे जब पुस्तपालन समाप्त हो जाएगा तब अकाउंटिंग शुरू होती है।
प्रूफ मिल गया आपको कि बिना इसका बैलेंस मिले हम ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते, बिना इसका बैलेंस मिले हम पीएल नहीं बना सकते, बिना इसका बैलेंस मिले हम बैलेंस शीट नहीं बना सकते। तो ये कहा जाता है कि लेखाकर्म प्रारंभ होता है जहां पुस्तपालन समाप्त होता है। तो जब बुक कीपिंग एंड्स होगी तब अकाउंटिंग बिगिंस होगी। ठीक है, ये तो सही है। अब हम दूसरे फेज पे आ जाते हैं। आपने ये प्रूफ दे दिया, फिर हम दूसरे फेज पे आ जाएंगे। अंकेक्षण प्रारंभ होता है जहां लेखांकन समाप्त होता है। अब आपका प्रॉफिट लॉस बन गया, बैलेंस शीट बन गई। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, ट्रायल बैलेंस बनाए हैं भाई। लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रायल बैलेंस मिल गया तो सब कुछ सही है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ट्रायल बैलेंस के मिल जाने के बाद भी कमियां बरकरार रहती हैं। तो इस बात की जांच करने के लिए हम एक व्यक्ति को बुलाएंगे जिसके पास सीए की डिग्री होगी। ठीक, सीए की डिग्री कौन? भाई आपने पढ़ा ना, आईसीएआई के थ्रू अगर उसको सीए की डिग्री निर्गमित की गई है तो वो लेखा पुस्तकों की जांच करने का अधिकार रखता है और रिपोर्ट भी दे सकता है। तो हम लेखा पुस्तकों की जांच करने के लिए एक व्यक्ति को बुलाएंगे जिसे अंकेक्षक कहेंगे। अब वो आएगा और हमारे यहाँ जितनी लेखा पुस्तकें बनी हैं यहाँ से शुरू करेगा। पहले वो ट्रांजैक्शन देखेगा। सबसे पहला काम उसका यही होगा, ट्रांजैक्शन जितने भी हुए आप उसके प्रूफ उसको दे दीजिए। मतलब उसका रिकॉर्ड वो आपसे मांगेगा कि अगर आपने बुकों में कोई चीज़ लिखी है तो वो आपसे मांगेगा कि इस लेन देन का हमें ब्यौरा चाहिए, मतलब उसकी रसीद, वाउचर। वो सबसे पहले ट्रांजैक्शन सब उनकी सत्यता परखेगा, कहीं कोई फर्जी ट्रांजैक्शन तो नहीं है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि व्यवसायों द्वारा ये दिखाया जाता है कि हमने ये ट्रांजैक्शन किया, जबकि वास्तव में वो ट्रांजैक्शन नहीं हुआ रहता है। तो सबसे पहले ये वास्तव में वास्तविकता या वास्तविक ट्रांजैक्शन का पता लगाएगा। ट्रांजैक्शन पता लगाने के बाद फिर उसकी बुक कीपिंग देखेगा। बुक कीपिंग से जर्नल सही बना है कि नहीं बना है ये चेक करेगा, और जर्नल के बन जाने के बाद फिर देखेगा लेजर सही बना है कि नहीं बना है, और फिर वो लेजर के खातों के जोड़ लगाएगा, उनका बैलेंस निकालेगा, ये तक काम करेगा। और जब लेजर चेक कर लेगा तो वो ट्रायल बैलेंस बनाएगा। ट्रायल बैलेंस बना के ये जानना चाहेगा हाँ अंतिम परिणाम सही है या गलत, ताकि पीछे जितनी त्रुटियां हुई हों उनको पकड़ा जा सके। ट्रायल बैलेंस बन गया, फिर उसके जो शेष निकल के आएंगे वो उससे प्रॉफिट एंड लॉस बनाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस बन जाने के बाद वो बैलेंस शीट बनाएगा, और जब ये चीज़ें बन चुकी होंगी या जो बना हुआ है उसी की वो जांच करता रहेगा, जहां त्रुटियां होंगी उनको बताएगा। तो जब प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बन जाएगी तो इसी लाभ को सत्य माना जाएगा और इसी के आधार पर इनको टैक्स देना होगा कंपनी को। इसी के आधार पर कंपनी अपने अंशधारियों को लाभांश देगी, अपने दायित्वों का भुगतान करेगी, और उसकी बैलेंस शीट जो ये बताएंगे वही सत्य माना जाएगा। और किसी भी इन्वेस्टर को अगर इस कंपनी में पैसा लगाना है तो सीए के द्वारा बताई गई प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट के आधार पर ही वो पैसा देंगे, और उसमें ये मान लिया जाएगा कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसको प्रूफ कर रहा है। वो वेरीफाइड करेंगे, वैल्यूएट करेंगे, सत्यापन करेंगे और मूल्यांकन करेंगे, जो आप आगे पढ़ेंगे। तो लेखा पुस्तकों की जांच करने के लिए एक व्यक्ति को बुलाया जाता है। तो उनका सबसे पहला काम ये होता है कि कंपनी की जो संपत्तियां वगैरह हैं पहले उनको चेक करें, क्या वास्तव में कंपनी के पास ये है। हो सकता है वास्तव में कंपनी के पास ना हो, मतलब उनकी विद्यमानता परखेंगे। फिर जब वो लेखा पुस्तकों की जांच कर चुके होंगे, मतलब पहले जितनी चीज़ें वो दिखा रहे हैं बैलेंस शीट में वास्तव में उतना उनके पास होना चाहिए। अब अगर वास्तव में उतना है तो फिर देखेंगे कितने का है, मतलब फिर उसका वैल्यूएशन करेंगे, और वैल्यूएशन करने के बाद तब उसके आधार पर वो बैलेंस शीट बनाएंगे। तो जब ये बन चुका होगा, ध्यान देना मैंने कहा बैलेंस शीट बन चुकी होगी, तब ऑडिटर आएंगे, वो पूरा जांच करेंगे, और जांच करने के बाद जब उनका प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बन जाएगा तब वो आपको रिपोर्ट देंगे, और उस दिन अंकेक्षण पूरा होगा। तो यहाँ ये कहा जाएगा कि जब अंकेक्षण प्रारंभ होगा, कब? जब लेखाकर्म समाप्त होगा। तो लेखाकर्म समाप्त कब होता है? जब बैलेंस शीट बन जाती है तब, और बैलेंस शीट के बन जाने के बाद तब सीए आते हैं, लेखा पुस्तकों की जांच करते हैं, और जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट देते हैं, और जब रिपोर्ट दे देंगे तब अंकेक्षण पूरा होता है। तो हम ये कहते हैं, और जब यहाँ से एक क्वेश्चन और आगे बढ़ाया जा सकता है बच्चों, जब अंकेक्षण पूरा होगा तब अनुसंधान शुरू होता है।
ठीक है, तब फिर उसकी गहन जांच की जाती है। तो वहाँ ये कहा जाता है कि लेखाकर्म प्रारंभ होता है जहाँ पुस्तपालन समाप्त होता है, अंकेक्षण प्रारंभ होता है जहाँ लेखांकन समाप्त होता है, और अनुसंधान प्रारंभ होता है जहाँ अंकेक्षण समाप्त होता है। ठीक है, तो आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आपको यही लिखना होगा और निष्कर्ष में ये बताना होगा कि हाँ, लेखाकर्म प्रारंभ होगा जहाँ पुस्तपालन समाप्त होगा, और अंकेक्षण प्रारंभ होगा जहाँ लेखांकन समाप्त होगा, और उसके बाद आप ये बताइएगा और अनुसंधान प्रारंभ होगा जहाँ अंकेक्षण समाप्त होगा। अनुसंधान प्रारंभ क्यों? फिर जब लेखाकर्म के लिए आपने ऑडिटिंग करा दी तो ऑडिटिंग हुई तो वो सही हुई या गलत हुई उसकी भी आप गहन जांच करवाइएगा। तो जब उसकी गहन जांच होती है तब उसे अनुसंधान कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। तो आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और ये एग्ज़ाम में ज़रूर आपको लिखना होगा। तो मैंने जैसे बताया वैसे आप लिखेंगे। ये इन्वर्टेड कामा के क्वेश्चन आप 2 फेज़ में लिखिएगा। पहले ये लेखाकर्म प्रारंभ होता है जहाँ पुस्तपालन समाप्त होता है, आप इतने की डिटेल बता दीजिएगा। ठीक है, फिर जहाँ ऑडिटिंग की बात आएगी तो फिर अंकेक्षण प्रारंभ होता है जहाँ लेखांकन समाप्त होता है। तो लेखांकन बता के फिर बताइएगा कि फिर अंकेक्षक बुलाए जाएंगे, लेखा पुस्तकों की जांच करेंगे। ठीक है, तो जब फिर आप अगर एक स्टेप और आगे आता है, अनुसंधान प्रारंभ होता है जहाँ अंकेक्षण समाप्त होता है, तो उसे भी आप बता सकते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आप हमसे पेड क्लास लीजिए। पेड क्लास में आपकी किसी भी टॉपिक, चाहे वो थ्योरेटिकल हो चाहे वो न्यूमेरिकल हो, बिल्कुल भी छूटा नहीं रहेगा। आपको हम घर बैठे आपकी शर्तों पर पढ़ाई देंगे। ठीक है ना। इस लॉकडाउन के पीरियड में जब ये सिचुएशन है कि आपको क्लासेस मिल पाना संभव नहीं है, दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस ने ये सुनिश्चित किया है कि हम आपको हर दिन एक रेगुलर क्लास देंगे। ठीक, आप बिल्कुल ऑफलाइन पढ़ाई, घर बैठे पढ़ाई, क्लासरूम पढ़ाई पाएंगे। ठीक है, आप हमसे पेड क्लास लीजिए। पेड क्लास पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9984358237 पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए। ठीक बच्चों, तो अगर आप नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, और हाँ, शेयर ज़रूर करिए। ठीक बच्चों, तो चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।